आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने स्टार आईक्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी स्टार आईक्यू क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पे सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक क्विज चलती रहती है। ऑलरेडी वहां पे 3000 से ज्यादा बच्चों ने जो है उसे ज्वाइन कर रखा है। आप भी उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी उसमें ऐड करिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज है, आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में सही जवाब दिया है। तो अफीम इसका सही आंसर था, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है और क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद का कुल क्षेत्रफल कितना है? 58,584 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे बड़ा एक अफीम उत्पादक क्षेत्र है। दुनिया भर की 75% से भी ज़्यादा अफीम जो है इसी क्षेत्र में उगाई जाती है या उत्पादित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन बहुत सारे एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल जो है ये उत्तराखंड ने शुरू करने की पहल जो है वो शुरू की है। ये ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना भी कचरा होगा और मतलब ई वेस्टेज जितनी भी है, जैसे आपका मोबाइल चार्जर वगैरह है, इन ई वेस्टेज से कचरे से जो है उत्तराखंड सरकार जो है अब बिजली बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है ये बात उत्तराखंड की हुई है। तो उत्तराखंड की राजधानी है दो, एक है देहरादून, एक है गैरसैंण, दोनों याद रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से है। उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें हैं 71। उत्तराखंड के अंदर ही जो है एक आपका राजाजी नेशनल पार्क है देहरादून के अंदर, जो कि महत्वपूर्ण है। एक जिम कार्बेट नेशनल पार्क है देहरादून के अंदर ही। मैप में आपको देहरादून नजर आ रहा होगा, ये रहा। और देहरादून के अंदर जो है उत्तर भारत की रेलवे लाइन अगर देखी जाए तो यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है। कभी आप जाना देहरादून जाना तो रेलवे स्टेशन पे आप देख पाएंगे कि वो बिल्कुल लास्ट स्टॉपेज होगा, उसके बाद आगे रेलवे लाइन नहीं है। और अगली बात अगर की जाए तो यहाँ पे एक पहाड़ी भी है, ठीक है। तो इस पहाड़ी का नाम है मंसूरी पहाड़ी। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, ये भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों का ही उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष बनी है हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में नजर आ रही है, यही है रोशनी नादर मल्होत्रा। अच्छा, ये भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नादर मल्होत्रा। और ये नोएडा की जो आईटी कंपनी है HCL, इस HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है। और यह अपने पिता शिव नाडर की जगह ली है इन्होंने, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अच्छा, ये सबसे अमीर महिला है तो सही, लेकिन इनकी संपत्ति है कितनी? हॉर्न रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए ना तो 36,800 करोड़ रुपए की संपत्ति है इनके पास में। और ऐसे ही ये भारत की सबसे अमीर महिला है। और 2019 में फोर्ब्स की जो है टॉप 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट आई थी, उसमें इन्होंने जो है 54वां स्थान लिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे ही HCL में काम करने से पहले एक न्यूज़ प्रोड्यूसर के रूप में भी काम कर चुकी है। स्काई न्यूज़ UK और CNN अमेरिका के अंदर जो है न्यूज़ प्रोड्यूसर के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में याद रखनी है आपको। HCL की स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा के अंदर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है। तो ला लीगा 2020 का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। रियल मैड्रिड ने विला रियल को 2-1 से हराया है, ये भी आपको याद रखना है।
हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत रहा है तीसरे स्थान पे। अच्छा, तीसरे स्थान पे भारत रहा है इसमें, तो पहले स्थान पे कौन रहा है इसमें? पहले स्थान पे इस पे रहा है चाइना, दूसरे स्थान पे कौन है? अमेरिका, और तीसरे स्थान पे कौन रहा है? भारत। चलिए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये लिस्ट जारी किसने की है? तो ये लिस्ट जारी की है कस्टमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट द्वारा, जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अभी इस इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमंग 48 कंट्रीज। मतलब क्या है कि बढ़िया बिजनेस सेटअप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन जो है 48 कंट्रीज के अंदर जो है सबसे अच्छी है चाइना के अंदर, दूसरे पे है अमेरिका में, तीसरे नंबर पे भारत पे है। कुछ देखा जाएगा क्या? कोस्ट टर्म देखी जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस देखा जाएगा और ऑपरेटिंग कंडीशन देखी जाएगी। इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे बढ़िया जो है वो तो चाइना में है। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग हब लगाता है तो दूसरे पे है किस पे? अमेरिका, और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। अच्छा, इसके अंदर भी 3 सिनेरियो अलग देखे जाते हैं। जैसे एक बेस लाइन सिनेरियो देखा जाता है, और बेस लाइन सिनेरियो की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 चाइना ही है, नंबर 2 पे अमेरिका और नंबर 3 पे इंडिया है। कोस्ट सिनेरियो की बात की जाए, अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो भी नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 पे इसमें वियतनाम है और नंबर 3 पे इंडिया है। देखिएगा थोड़ा अलग अलग रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग मैंने आपको बता दी, इसके अंदर थोड़ा डिटेल रैंकिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग। एक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क सिनेरियो की बात करते हैं तो रिस्क सिनेरियो के अंदर इंडिया का नंबर 30 आता है, नंबर 1 पे कनाडा है, नंबर 2 पे जो है वो यूएस है और नंबर 3 पे जो है सिंगापुर है। क्योंकि कनाडा के अंदर जो है वो पॉलिटिकल रिस्क बहुत कम है, इकोनॉमिक रिस्क बहुत कम है, इस वजह से इसका रैंक जो है सबसे ज़्यादा हाई है। ये भी आप याद रखिएगा। आइस हॉकी कनाडा का गेम है, आप ये भी याद कर सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले हमें जान लेते हैं कि जिसने ये रिपोर्ट पेश की है वेकफील्ड ने, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जॉन फॉरेस्टर है, और हेडक्वार्टर शिकागो के अंदर है, यूएस, जो यूएस के अंदर पड़ता है वो। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुरू किया है यूपी ने। इसके लिए एक नया फर्टिलाइजर हब लगाया जाएगा, जिसके अंदर किसानों को फर्टिलाइजर तो मिलेगा ही मिलेगा, के साथ में किसानों को राय भी मिलेगी, मिट्टी के बारे में, जमीन के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में राय भी दी जाएगी। यूपी की बात हुई है तो मैप में देखिएगा, यूपी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का यूपी। यूपी की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, और यूपी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है, विधानसभा सीटें 404 है। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वह कौन थे? तो रमेश टीकाराम का निधन हो गया है, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इनका निधन हुआ क्यों है भाई? तो इनका निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से हुआ है। अर्जुन अवार्ड ले चुके थे ये पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का भी निधन हो गया है। 1995 में नांटीगम में एक इंटरनेशनल मीट में शॉटपुट और जैवलिन थ्रो में इन्होंने बहुत सारे पदक भी जीते थे। 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में इन्होंने जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड-19 इनको ले गई भाई। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो है CYBHER साइबर नामक एक वर्चुअल जागरूकता अभियान लॉन्च किया है तेलंगाना ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, इस अभियान का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तेलंगाना राज्य के अंदर जितने भी बच्चों और महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराध होते हैं, उन्हीं से सुलझने वाला ये एक अभियान है। तेलंगाना की बात हुई है तो ये भारत का नवनिर्मित राज्य है, कहिएगा इसके बाद कोई नया राज्य नहीं बना है अब तक। 2 जून 2014 को नया राज्य बना था ये, उस टाइम का 29वां, लेकिन अभी भारत में तो 28 राज्य हो चुके हैं। राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल का नाम है सुंदर राजन, और लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा सीटें 7 है, विधानसभा सीटें 119 है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो ऑपरेशन मुस्कान जो है वो शुरू किया है कौन से राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब सीधा सा इतना ही है कि चाइल्ड लेबर जो है, बच्चों से 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो लेबर करते हैं उनसे छुटकारा दिलाना ही इस अभियान का सीधा सा उद्देश्य है। और आंध्र प्रदेश जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजधानी अमरावती है और आने वाले टाइम में अमरावती बनेगी। खैर अभी तो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री का नाम वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंद्रन है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। और लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें 175 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हर साल मनाया जाता है 17 जुलाई को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मजबूत व्यवस्था को ही इंडिकेट करने के लिए है और जितने भी इससे पीड़ित वगैरह हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट है इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, द हेग नीदरलैंड में है। अध्यक्ष का नाम चिली इबो ओसुजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2022 डेक्कर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए रोक दिया है? तो डेक्कर युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए रोक दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और युवा ओलंपिक साल 2026 में आगे आयोजित होंगे। आईओसी की बात की जाए ना तो आईओसी का हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। अध्यक्ष का नाम क्या है? थॉमस बाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बुक लिखी है? किस जनजाति पे लिखी? जनजाति का नाम है टेंगमस जनजाति। इस जनजाति पे बुक लिखी है ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये लिखी इस वजह से है ताकि ये जनजाति जो है ये लगातार खत्म होती जा रही है, इसकी संख्या कम होती जा रही है, तो इसकी संख्या पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के कॉकिंग गांव में ये जनजाति ज्यादा पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है। ये बात आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर तैयार की है? तो दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर जो है वो आईआईटी दिल्ली ने तैयार की है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये सबसे सस्ती है, तकरीबन जो है 399 400 रुपए की स्टार्ट इनिशियल बेसलाइन कीमत है। मतलब ओवरऑल टेस्ट वगैरह करके 500 600 रुपए से ज़्यादा नहीं पड़ता इसका एक टेस्ट। और लगभग 80 से 85 मिनट में रिजल्ट आ जाता है और बड़ा सटीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, और दुनिया की सबसे बाकी किटों से काफ़ी सस्ती है। रमेश पोखरियाल निशंक ने इस किट को लॉन्च किया है, जो कि हमारे भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होन्सू और क्यूसू, होन्सू और सिकोगू, और होंकाइडो और क्यूसू और सिकोकू, ये जापान के अंदर है। ये तो बात आपको ही पता है। बम वगैरह भी गिरे थे यहाँ पे, ये भी आपको पता है। पर थोड़ा सा डिटेल बताइएगा आप लोग इसके बारे में मुझे अच्छे से। ये बम क्यों गिराए गए थे इसका कारण आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, हाईलाइट करके चलिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।